आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ मोशन, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप्स के मोशन आएंगे। एक तो आपका आता है रोटेटरी मोशन, दूसरा आता है आपके पास में ट्रांसलेटरी मोशन। दोनों मोशन देखेंगे। रोटेटरी की पिक्चर भी ऊपर है, पहले रोटेटरी देखते हैं। अदरवाइज कॉल्ड एज एंगुलर मोशन, इसको एंगुलर मोशन भी बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस नोन एज रोटेटरी मूवमेंट। किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो वो आपका रोटेटरी मूवमेंट कहलाता है। ईच सेगमेंट मूव्स थ्रू द सेम एंगल, सभी के सभी उस सेम एंगल से मूव करेंगे एंड सेम टाइम एंड कांस्टेंट डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा और दोनों की जो स्पीड होगी वो भी सेम होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आपको माना जाए कि ये फिक्स एक्सिस है और फिक्स एक्सिस होने के बाद में आपने अपनी एल्बो को फ्लेक्स किया है, तो आपने पहले इतना आर्क बनाया, फिर इतना आर्क बनाया, फिर इतना आर्क बनाया, कितना भी बनाया, लेकिन फिक्स एंगल क्या था? आपका जो एल्बो था वो था। आप अपने हाथ पे करके देख सकते हैं, जैसे ये आपका हाथ है, आपका फिक्स एंगल है। अब उसके बाद में आप इतना फ्लेक्स करो, इतना फ्लेक्स करो, या फिर पूरा फ्लेक्स करो, कितने को भी फ्लेक्स करो, लेकिन मूवमेंट जो होगी वो किसके सराउंडिंग होगी? एल्बो जॉइंट के सराउंडिंग होगी। मतलब वो फिक्स पॉइंट है और फिक्स पॉइंट के आर बार इतने आर्क के कितनी भी मूवमेंट करवा लो, वो आपका रोटेशनल मूवमेंट ही बनेगा। Movement of an object around a fixed axis known as rotatory motion, और each segment moves through the same angle, सबका सेम एंगल से मूव करेंगे, सेम टाइम और कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा। फिर हमारे पास में आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ईच सेगमेंट और ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सेगमेंट अगर होगा, वो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, यानी कि सीधी दिशा में अगर वो गति कर रहा है, तो वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन होगा। Each segment moves through the same distance and the same line in parallel path. अगर वो सेगमेंट जो है वो सेम डिस्टेंस और सेम टाइम पे चल रहा है, मतलब दोनों सेगमेंट अगर सेम, मान लो मेरे हाथ दोनों ऐसे 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 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हाथ तो मेरे दोनों चल रहे हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब मेरा क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। If the movement occur in straight line is called linear motion, and if it occur in curved pathway it is called as curvilinear motion. अगर आपका जो पाथ होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा तो वो लीनियर में आ जाएगा। अगर आपका पाथ इस तरीके से घूमने वाला होगा ऐसे, तो फिर वो क्या आ जाएगा? कर्वीलिनियर मोशन आ जाएगा। टू परफॉर्म ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट देयर शुड बी एन एक्सिस एंड प्लेन। ये देख सकते हो आप, ये आपका लीनियर मोशन दिखाया गया है, जिसमें आपने ये देखा कि आपका जो हाथ है वो सीधी गति से इस तरीके से गिलास को लेने के लिए बढ़ रहा है, और वो कितना भी बढ़ेगा, कितना भी बढ़ेगा, जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में ही, और जितना वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन होगा या लीनियर मोशन होगा, जो कि एक ही लाइन में जाएगा, दूसरे लाइन नहीं यूज कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि गिलास जो है वो स्टेबल कंडीशन में है, और आपका हाथ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा, पूरा गिलास को पकड़ लेगा, लेकिन इसके अंदर आपने कहीं पर भी ऐसी वाली मूवमेंट नहीं करी है, ऐसी वाली मूवमेंट नहीं करी है। इसका मतलब आपके पास में रोटेशनल मूवमेंट नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन आया है। लेकिन जब आप उस ग्लास को पिक कर लोगे, ग्लास को पिक करने के बाद में तो आपकी रोटेशनल मूवमेंट आएगी ना, क्योंकि आपको मुंह तक लेके आना है। आ रही है बात समझ में? दोनों डिफरेंस पता चल रहा है टाइप्स के यस मैम। अंदर, रोटेटरी और ट्रांसलेटरी के अंदर। यस मैम। बताओ विवेक, क्या पता चला ट्रांसलेटरी और रोटेशन के बारे में? विवेक, वो मैं किस चीज के बारे में पूछे? ट्रांसलेटरी। वो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? वो इस सेगमेंट जो होती है वो मूव करती है सेम लाइन पे पैरेलल पाथ में। हाँ, और रोटेशन में? रोटेशन में वो जो पूरी सेगमेंट होती है वो सेम टाइम पे और कांस्टेंट वो डिस्टेंस पे वो काम करती है। फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड काम करती है। मेजर मटेरियल जो इसमें है वो ये है कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ऐसे ऐसे काम करती है, मतलब एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा। आप ट्रांसलेटरी या जो लीनियर वाला देख रहे हो उसके अंदर कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, वो सीधा 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 ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जाता जा रहा है। इससे क्या हुआ? वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। लेकिन अगर एल्बो होगा और इसको इस तरीके से अगर मैं मूव कर रही हूँ, तो ये इस फिक्स पॉइंट के अराउंड या तो सीधा हो रहा है या उल्टा हो रहा है, तो ये आपका रोटेटरी मोशन बोला जाएगा। अब ये नई चीज आपको अपनी बॉडी के अंदर फील करनी होगी, जो मैं अभी प्लेन और एक्सिस बता रही हूँ। कॉपी पे सब लोग बना लेते हैं, इसको कॉपी पे बनाने की जरूरत नहीं है।
कॉपी पे अगर आपको कहा जाएगा एक्सिस खींचो, एक्स खींचो, वाई खींचो, जेड खींचो, तो तीनों 3D बना दोगे तुम लोग, बहुत एक्सपर्ट होगे। लेकिन हमको कॉपी पे नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, अपनी बॉडी पे देखना है कि अगर मुझे अपनी बॉडी के ऊपर अपना एक्सिस और अपनी प्लेन देखनी होगी, क्योंकि हमारी बॉडी को हम लोग जब डाइसेक्ट करते हैं या कट करते हैं ना, उस टाइम में हमें पता होना चाहिए कि हमने फ्रंटल एक्सिस से कट करा है, लीनियर से करा, उससे सजाइटल प्लेन से करा है, कहाँ से करा है। प्लेन क्या है? प्लेन आर द स्पेस और सरफेस वेयर द मूवमेंट टेक प्लेस। कौन से प्लेन में मूवमेंट टेक प्लेस की है वो आपका प्लेन कहलाता है, क्या किस सरफेस पे आपकी मूवमेंट आई है। एक्सिस क्या है? एक्सिस आर द पॉइंट्स बाय विच द मूवमेंट टेक प्लेस। एक्सिस वो है जिससे आपकी मूवमेंट टेक प्लेस करती है, जिस पॉइंट से। द एनाटॉमिकल पोजीशन, अच्छा सबको बताओ एनाटॉमिकल पोजीशन सबको मालूम है? एनाटॉमी स्टार्ट हो रखी है ना? यस मैम। Yes, ma'am. एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? सीधे खड़े होना और फिर जो हाथों की हथेलियां होती है उनको सामने रखना। हाँ, एकदम स्ट्रेट लाइन खड़ा होना और हाथों की हथेलियां जो है वो सामने की तरफ वाले को दिखाई देंगी हमारी, ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो एक्सिस आर द Yes, पॉइंट ma'am. मूवमेंट टेक प्लेस, जिस पॉइंट के अराउंड आपकी मूवमेंट आती है वो आपका एक्सिस है। एनाटॉमिकल पोजीशन, अगर आप स्टैंडिंग इरेक्ट विद द हेड, टोज एंड पाम ऑफ द हैंड फेसिंग टुवर्ड फॉरवर्ड एंड द फिंगर्स एक्सटेंडेड इज द करेक्ट पोजीशन टू डिस्कस अबाउट द प्लेन एंड एक्सिस। अगर आप अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो सकते हैं तो यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं प्लेन और एक्सिस को। तो जब मैं बोलूंगी तो सब लोग अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाना, फिर हम देखते हैं कि आप लोगों के अंदर कौन से प्लेन और एक्सिस है। इमेजिनरी प्लेन्स आर मेड टू ईच अदर परपेंडिकुलर इन द ह्यूमन बॉडी। वो सब आपस में परपेंडिकुलर बन जाते हैं जब आप ह्यूमन बॉडी पे बात कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज कार्डिनल प्लेन्स। टाइप्स देख सकते हैं हम लोग पहले, फ्रंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। तीन तरीके के प्लेन होंगे। फ्रंटल प्लेन को आप कोरोनल प्लेन बोल सकते हैं, सजाइटल को एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन बोल सकते हैं और ट्रांसवर्स को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल सकते हैं। सबसे इजी और सबसे इजी, मतलब सबसे इजी और सबसे आसान जो है वो दो है, एंटीरियो पोस्टीरियर और हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन तो आप इस पिक्चर में इजीली देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, नाभि से एक आदमी को दो हिस्सों में काट देंगे, कोई परेशानी है इसमें? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. मतलब इजी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को समझने में कोई परेशानी नहीं है। No, ma'am. नो मैम। अब दूसरा हम देखते हैं, हम पहले वो इजी प्लेन देख रहे हैं जो कि हमें देखते ही पहचान में आ जाए। अगर हमें दो प्लेन देखते ही पहचान में आ गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आप लोगों को। Yes, ma'am. सबसे पहले तो Yes, ma'am. ट्रांसवर्स प्लेन, प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है? द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल अपर एंड लोअर पार्ट। बराबर दो हिस्सों में, ऊपर के और नीचे में बांटते हैं, ये हमारी ट्रांसवर्स प्लेन है। मूवमेंट जो अकर होती है वो एक्स और जेड प्लेन के अंदर आती है और मूवमेंट पॉसिबल आर मीडियल लेटरल रोटेशन। अगर इस डायरेक्शन के अंदर आप देखा जाए तो मीडियल और लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन यानी कि बॉडी के अंदर की तरफ और लेटरल यानी बॉडी के बाहर की तरफ। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हमारी यही मूवमेंट हो सकती है। मानते हैं इस बात को? जैसे मान लो मेरा ये फ्लेक्शन में, एल्बो फ्लेक्शन में है। अब अगर ये हाथ बाहर, बॉडी के बाहर, आप ये देख सकते हैं ना, ये बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है Ma'am. आपको, Yes, ma'am. बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है तो मतलब ये क्या है? लेटरल साइड में जा रहा है। हाँ. और अगर ये बॉडी के इस अंदर की तरफ आ रहा है तो मतलब क्या है? ये Median. साइड में आ Medial. रहा है। तो मीडियल और लेटरल जो तरीके की मूवमेंट हुई है, मतलब बॉडी के अंदर की तरफ आना और बॉडी से बाहर की तरफ आना, ये जो तरीके की मूवमेंट हुई है ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुई है, हॉरिजॉन्टल के अराउंड हुई है। और मूवमेंट अकर इन वर्टिकल एक्सिस, जो मूवमेंट आपके वर्टिकल एक्सिस में मिलती है। ये तो हुआ आपका ट्रांसवर्स प्लेन। दूसरा सबसे इजी क्या है? सजाइटल प्लेन। अब सजाइटल प्लेन क्या चीज है? द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट। बराबर लेफ्ट और बराबर राइट, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप अपनी बॉडी को, लेफ्ट और राइट में। Yes, ma'am. यस मैम। इसमें तो कोई परेशानी आएगी नहीं कि हमने तो जो दो पार्ट में बराबर बांट दिया है। एक ऐसे, जैसे अगर ऐसे मेरे में से एक लाइन निकल जाए, एक बराबर लाइन निकल जाएगी तो आप मेरे को दो हिस्सों में बांट पाओगे, एक लेफ्ट हो जाएगा एक राइट हो जाएगा।
यस मैम। तो ये सजाइटल प्लेन समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। तो दो प्लेन हमें समझ में आ गए, एक तो ये सजाइटल वाला जिसमें हमारी बॉडी इक्वल हाफ में बढ़ जाती है लेफ्ट और राइट, दूसरा हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स जिसके अंदर हमारी बॉडी ऊपर और नीचे मतलब अपर एंड लोअर में दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। दोनों प्लेन हो गए। यस मैम। The plane which divides the body into equal right and left part, movement occur in Y and Z plane. This plane passes through the sagittal suture of the skull. ये आपके स्कल के अंदर निकलता है, मतलब स्कल ये आपका ब्रेन के ऊपर का पार्ट जो है वो स्कल है, इसके ऊपर से निकलता है। एंड मूवमेंट पॉसिबल आर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। और इसके प्लेन के अंदर मूवमेंट कौन सी होती है, जैसे ये आपका फ्लेक्शन हुआ यानी कि मोड़ना और खोलना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये सारी मूवमेंट्स कहाँ हो रही है आपकी सजाइटल के अंदर। मूवमेंट इन फ्रंटल एक्सिस और कोरोनल एक्सिस। अब ये देख लेते हैं फ्रंटल एक्सिस क्या चीज है, फ्रंटल प्लेन क्या चीज। फ्रंटल प्लेन है द which divides the body into equal front and back part। अब आप देखो दो चीजें आपको पता चल गई थी कि एक तो अपर और लोअर बॉडी को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दूसरा आपने क्या करा यहाँ से आधा आधा काट, इक्वल एक लेफ्ट और राइट एंड लेफ्ट। तीसरा कौन सा चीज आया, तीसरा चीज पता है क्या आया, तीसरा ये चीज आया, इस तरीके से मेरे को काटा, जैसे हम लोग कवर उतारते ना किसी चीज का, इस तरीके से अगर मेरे को काटा बराबर से ऐसे, तो आधा हिस्सा आगे का मेरा सेम टू सेम है, आधा हिस्सा मेरा पीछे का सेम टू सेम होगा, वो प्लेन आएगा आपका फ्रंटल आ जाएगा। तो मतलब सामने का हिस्सा आपको एंटीरियर दिखेगा, पीछे का हिस्सा आपको पोस्टीरियर दिखेगा। पोस्टीरियर। तो ये तीसरा प्लेन आ गया। प्लेन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तीनों प्लेन क्लियर हो गए ना। यस मैम। यस मैम। सबसे इजी था ट्रांसफर्स जिसके अंदर आपकी बॉडी को अपर और लोअर में बांटा गया था। दूसरा था सजाइटल जिसमें आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट में बांटा गया था। और तीसरा प्लेन था आपका फ्रंटल जिसमें आपके आगे और पीछे में बांटा गया था। फ्रंटल का मतलब फ्रंट हो यानी कि आगे का, तो मतलब आगे और पीछे में अगर बांटा जाएगा तो मतलब क्या है आपका फ्रंटल प्लेन है। A frontal plane which divides the body into equal front and back parts. This plane passes through the coronal suture of the skull. ये भी आपकी स्कल के अंदर से ही जाएगा। Movement occur in X and Y plane. Movement occur in sagittal axis और anterior-posterior axis. And movement possible are abduction and adduction. इसके अंदर abduction और adduction movement होती है। अब अगर आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा तो abduction और adduction movement क्या होती है, देखो मेरा हाथ दिख रहा है। अब अगर मुझे इसको एबडक्ट करना है, एबडक्ट करना मतलब मेरे हाथ को इस तरीके से खोल लिया, ये देखो मेरा हाथ ऐसे हुआ है, दिख रहा है? ये मेरा एबडक्शन हो रहा है। और अगर मैं इस हाथ को वापस अपनी बॉडी की तरफ चिपका रही हूँ तो क्या हुआ है, एडक्शन। एडक्शन। ठीक है, हाथ को बराबर से खोलना और वापस बंद करना, एबडक्शन और अडक्शन। अडक्शन मतलब चिपकाना, मतलब वापस से बॉडी की तरफ लाना, और बॉडी से दूर की तरफ लेके जाना मतलब एबडक्शन। ये मूवमेंट हुई है। अब ये मूवमेंट सारी फ्रंटल प्लेन में होती है, मतलब कि इस तरीके की जो मूवमेंट है, इधर से साइड में निकलने वाली जो मूवमेंट्स होती हैं, यानी पैर को खोलना अंदर लाना, हाथ को खोलना अंदर लाना, ये सारी जो मूवमेंट्स आती हैं ये आपकी फ्रंटल प्लेन में आती हैं। अगर आप सजाइटल प्लेन देखते हो तो आगे की तरफ लाना और पीछे की तरफ लेकर जाना, या फिर इस तरीके से मूवमेंट करना, ये सारी मूवमेंट कहाँ आ जाती है, आपकी सजाइटल प्लेन में आ जाती है। और अगर आपको देखना हो कि आपकी ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल कैसे आती है, तो पैर को इस तरीके से और इस तरीके से, या हाथ को इस तरीके से या इस तरीके से लाना, मतलब लेटरल बॉडी से बाहर की तरफ लाना या बॉडी के अंदर की तरफ लाना। मीडियल और लेटरल दो तरीके की मूवमेंट आएंगी। ये मूवमेंट्स कहाँ आएंगी, आपकी ट्रांसवर्स प्लेन में आएगी। अब आप इस आदमी को देखो, इस आदमी को देखेंगे तो सबसे पहले हम इजी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल दिखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल आप एक्स वाई जेड पहले मान लो, ये आपका एक्स वाई और जेड, तो ये जेड एक्सिस है, एक्स है ये आपका, तो यहाँ से ये जेड और एक्स के अंदर मूव कर रहा है आपका हॉरिजॉन्टल। फिर आप देखते हो कि फ्रंटल कौन सा है, तो फ्रंटल हमेशा बचपन की तरह एक्स और वाई में यूज, एक्स, लेकिन जब आपका सजाइटल आएगा, सजाइटल जो है वो वाई और जेड में यूज करेगा, वाई और जेड। कॉपी पे जैसे आप बचपन में हमेशा एक्स वाई जेड बनाते हैं ना, ऐसे एक्स वाई जेड ऐसे बनाते हैं हमेशा, एक्स एक्सिस फिर वाई जेड,
के बीच के अंदर से निकलता हुआ Z बनाते हैं। कॉपी पे बनाने के लिए Yes. जब आप कॉपी पे बनाओगे फिर आप इन तीनों एक्सिस को अलग अलग बांट के फिर उसमें देखना कि कहाँ पे आपकी बॉडी के अराउंड कहाँ पे मूवमेंट आती है। एक तरफ कॉपी को खड़ी कर देना, कॉपी पे बड़ा सा एक्स, बड़ा सा वाई और बड़ा सा जेड एक्सिस बना के जो मेन पॉइंट होगा उस पॉइंट पर आप खड़े हो जाना कॉपी को नीचे रख के, या जमीन पे बनाना, आप जमीन पे एक्स वाई और जेड बनाना, बड़ा सा चौक से बनाना और फिर जो मिड पॉइंट होता है जहां पे तीनों शुरू होते हैं वहां पे खड़े हो जाना। फिर अपनी बॉडी को आप काटना अलग अलग हिस्से में, एक बार आप हॉरिजॉन्टल में काटना, दूसरी बार आप सेजाइटल में काटना, तीसरी बार आप फ्रंटल में काटना। तीनों एक्सिस में काटोगे आपको सारी की सारी मूवमेंट अलग अलग दिखेंगी। तो इसको समझने में किसी को कोई परेशानी आई है? नो मैम। हमने सारे के सारे प्लेन देख लिए और एक्सिस देख लिए। ये तीनों एक्सिस अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो जमीन पे एक्स वाई जेड बनाना और जो जो मूवमेंट्स इसने कही है वो सारी करके देखना, आपको इजीली पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये मूवमेंट हो रही है। अगर कोई बच्चा अपनी वीडियो भी बना के डालना चाहे तो बहुत अच्छा लगेगा, डाल सकते हो। अगली चीज है हमारे पास में मूवमेंट आर्म। ये बहुत क्रूशियल चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपको अच्छे से पता चल जाती है तो फिर आप किसी भी मूवमेंट को मिस नहीं करोगे कि ये कौन सा हो गया या मूवमेंट आर्म क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ द जॉइंट टू द एक्शन लाइन। मतलब जिस पॉइंट से जहां से आपका मोशन स्टार्ट होता है और जिस लाइन के अंदर आपका मोशन होता है उन बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका मूवमेंट आर्म कहलाता है। रेयरली द मूवमेंट आर्म कम्स इन द लाइन ऑफ द लीवर आर्म। अब लीवर तो आप पहचान पाते हैं, ये बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि ये लीवर के साथ में मैच कर जाए। Wherever the force is applied 90 degree to the lever arm, the perpendicular distance will fall on the lever arm and coincides। जब भी कभी आप कभी फोर्स अप्लाई करते हो किसी लीवर आर्म पे 90 डिग्री के एंगल से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उसका बन जाता है वो फॉल करता है लीवर आर्म पे और कोइंसाइड करते हैं, दोनों एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। इन ह्यूमन जॉइंट मोस्ट ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल। ह्यूमन जॉइंट के अंदर ज्यादातर लाइन जो होती हैं वो पैरेलल आती हैं और lever arm due to the muscular arrangement so that the movement arm will have the more short distance and also rarely some joint line of force comes perpendicular to the lever arm। लीवर आर्म मूवेबल होती है सेगमेंट्स के अंदर। whenever the force is applied to 90 degree the lever arm and the movement arm coincide with the lever arm। if the line of force is applied 90 degree to the lever arm the torque created in the muscle will be maximum। जैसे कि आप हैमस्ट्रिंग का एक्शन देख सकते हो, हैमस्ट्रिंग मसल आपकी कहाँ होती है? पैर में होती है, ठीक है। हैमस्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? फ्लेक्शन करवाने का काम रहता है। हैमस्ट्रिंग जो है आपका घुटना जो है मोड़ना, घुटने को मोड़ने का काम कौन करवाता है? हैमस्ट्रिंग मसल्स करवाती हैं। पहले कभी आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी किया होगा कि हैमस्ट्रिंग क्या होता है? फ्लेक्शन इन द नी जॉइंट। घुटना समझते हो? घुटने के अंदर अगर आपको घुटने को मोड़ना होगा तो कौन सी मसल काम करेगी? ये हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। यस मैक्सिमस मसल होती है, हैमस्ट्रिंग मसल होती है, क्वाड्रिसेप मसल्स होती है, बाइसेप फेमोरिस होती है। ये सारे इंग्लिश के नाम आएंगे और मसल का नाम यही लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी में भी पढ़ोगे तब भी वहां पर बा ई से प स ऐसे ही लिखा होगा क्योंकि उसका नाम वही है। तो नाम आपको हमेशा हर मसल्स के याद ही करने पड़ेंगे। अब आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हो तो हम लोग, अगर आप अभी जो मैंने लाइनें पढ़ी में भी आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी, हम लोग अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो इसका पॉइंट है बीच का, इस पॉइंट के सराउंडिंग जो होनी है मूवमेंट होनी है, यानी कि घुटना है, घुटना हमारा बीच का पॉइंट है। ऊपर का पैर हमारा सीधा है जो कि हमारी थाई है, हमारा पैर एकदम सीधा है। ये आपका ऊपर का पैर बिल्कुल सीधा है। ये नीचे का पैर है जो घुटने से नीचे का पैर है। अब घुटने से नीचे के पैर को पहले तो वो एकदम सीधा था, फिर वो मुड़ने लगा। अब वो मुड़ने लगेगा तो क्या होगा? एक्सिस के अंदर आने की कोशिश करेगा तो फोर्स कहाँ से लगेगा? ये फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। अब आप लोग खड़े हो जाओ, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। सभी लोग खड़े हो गया? यस मैम।
अब खड़े होने के बाद में आप देख रहे होगे कि आपका घुटना भी बिल्कुल सीधा है, जमीन पर लगा हुआ है पैर, और आपकी थाइज मसल भी एकदम सीधी है, ठीक है। ये मैम। अब फोर्स लगा के आप घुटने को चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो, करो। कहाँ पे फोर्स आ रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है, क्योंकि आप पैर को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप घुटना पीछे की तरफ भी मोड़ते हो तब भी क्या होता है, ऊपर की तरफ फोर्स आता है, क्योंकि आप पैर को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज समझ में आ रही कि हैमस्ट्रिंग कैसे एक्शन करती है। हैमस्ट्रिंग का काम है फ्लेक्शन ऑफ द नी। अगर आप घुटना मोड़ोगे, घुटना मोड़ने के अंदर जो आपकी एनर्जी लगती है वो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल से लगती है। आप फील कर सकते हो अपने पैर पे, अपने हाथ पैर घुटने के आसपास आप अपने पैर रखो, और उसके बाद में आप अपने घुटने को मोड़ने की कोशिश करो। आप देखोगे कि एक मूवमेंट किसी मसल्स में हो रही है। वो जो मूवमेंट हो रही है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स में हो रही है। उन मसल के उस हैमस्ट्रिंग में 4 मसल्स आएंगी, वो चारों की चारों हैमस्ट्रिंग कहलाती है। और उन मसल में अगर मूवमेंट आएगी या उनमें स्ट्रेच आएगा, इसका मतलब यह है कि आपकी फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है। तो पहली पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि जब आपको घुटना 45 डिग्री पे मोड़ना है। दूसरे पिक्चर के अंदर क्या दिखाया गया है आपको, घुटना आप 90 डिग्री एंगल पे मोड़ोगे। और तीसरी पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि घुटना आप 125 डिग्री पे मोड़ोगे। अब आप सीधे खड़े हो, सीधे खड़े होने के बाद में आपने घुटना मोड़ा। घुटना जब तक आपकी मान लो पैर की जो उंगलियां हैं वो जमीन तक लगी रही, नियरली आपका घुटना 45 डिग्री एंगल पे आ जाएगा। आप 50% यानी कि पूरा सीधा मोड़ लेते हो घुटना, यानी कि वो 90 डिग्री पे आ जाएगा। और फिर आप उसको बटक्स तक टच करने की कोशिश करते हैं तो वो 125 डिग्री तक आ जाएगा। करके देखो, सबसे पहले घुटना मोड़ने की कोशिश करो, हल्का सा मोड़ो जिसमें आप पूरा पैर, जो पैर की उंगलियां जो है जमीन पे लगी रहती है, इतना घुटना मोड़ो। मोड़ पा रहे हो? यस मैम। ठीक है। दूसरी बार आप क्या करते हो, घुटना आधा पूरा मोड़ लो, जिसमें वो एकदम 90 डिग्री, जैसे ये आपका ऊपर का थाई का हिस्सा है और फिर ये आपका घुटना इतना मुड़ चुका है। कंडीशन में लेकर आओ घुटने को, 90 डिग्री पे मोड़ चुके हो घुटने को। यस मैम। यस मैम। ये आपकी सेकंड पोजीशन है। तीसरा, जब आप घुटने को ज्यादा मोड़ते हो तो आप अपने बटक्स को टच करने तक की मूवमेंट पे आ जाते हो। कर पा रहे हो? करके देखो। तो ये चीज जो आ रही है आपकी, ये 125 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन आ गया। अब आप इसमें आगे की मसल देखोगे कि आपके पैर, घुटने के आगे जो मसल्स है वो बहुत स्ट्रेच हो रही है। जब आप पैर को एकदम बटक्स तक टच करने की, हिप्स तक टच करने की कोशिश करते हो, यहाँ पे आपका 125 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन हो जाता है। इन तीनों में कोई प्रॉब्लम आई मूवमेंट में? जब आपने 45 डिग्री करके देखा, फिर आपने 90 डिग्री करके देखा, और फिर आपने 125 करके देखा, किसी को कोई परेशानी हुई इन मूवमेंट को प्लेस करने में? नो मैम। ठीक है। अब आप इन सब में ग्रेविटेशनल फोर्स देखना। जब आपने पैर को जमीन से पूरा नहीं उठाया था, तब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ था? आपने एडी के पास के हिस्से में महसूस किया होगा कि वहां से पैर बिल्कुल जमीन पे जाने की कोशिश कर रहा होगा। दूसरी बार जब आपने 90 डिग्री पे उठा लिया था, 90 डिग्री पे उठाने के बाद में आपके घुटने के, जब आप 90 डिग्री उठा लोगे तो टखने से थोड़ा आगे की तरफ आपका पैर ऐसा महसूस करेगा कि नीचे चलते हैं, उससे जमीन पे आने की कोशिश करेगा। और चौथी बार में क्या होगा, वो और नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि घुटना जो है आपका बटक्स तक लगा पड़ा होगा, एकदम बटक्स को टच कर रहा होगा। तो वो आपका और ऊपर के पॉइंट पे चला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आपके पैर को नीचे की तरफ लेकर आना पड़ेगा। ये तीनों मूवमेंट्स के अंदर आपने देख लिया कि सबसे पहले तो पैर के बिल्कुल पास वाला हिस्सा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। फिर आपने घुटने से नीचे की तरफ पूरा मोड़ लिया 90 डिग्री पे, तो आपका उसी पॉइंट से थोड़ा आगे की तरफ आके आपका ग्रेविटेशनल पॉइंट आ जाता है, जो आपके पैर को नीचे की तरफ खींचता है। अगर आपने उसको पूरा बटक्स तक टच कर लिया है, तब भी आपका पॉइंट जो है घुटने, एड़ी से थोड़ा नीचे की तरफ पॉइंट होता है, जो आपके पैर को पूरा नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें आपको समझने की थी कि मूवमेंट किधर से किधर हो रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से कहाँ लगाया जा रहा है। इस पूरी कहानी के अंदर हमें यही चीज देखनी थी। Generally, the lever arm will be constant and the line of force and the movement arm changes depend on the arrangement of the movement.
If 90, 45 degree, 90 degree and 125 degree of flexion of the knee, torque created by the muscle will be more during 90 degree. टॉर्क जो होगा 90 डिग्री पे ज्यादा क्रिएट होगा अगर आपने घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ा है. Because whenever the line of force comes perpendicular to the lever arm, the movement arm distance will be more and also the movement arm coincide with the lever arm. ये जब भी कभी आपका फिजिकल क्लास लगेगा ना तो इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे कितना फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये. During 45 degree and 125 degree, below and above 90 degree of the movement arm distance reduces, comes closer, so the torque created in the muscle is very less. And variation in the angulation of lever result in increasing or decreasing of the movement arm. And the application of line of gravity also decide the mass and acceleration of the lever. Generally gravity acts vertically, हमेशा gravity नीचे की तरफ लाने की ही कोशिश करती है. So the line of gravity will be perpendicular to the lever arm. जिस आर्म के ऊपर मूवमेंट हो रही है उसके perpendicular हमेशा line of gravity आएगा. Whenever the lever is 90 degree in the position, gravity exert more torque on the lever, and the muscular torque has the counteract and the gravitational torque to generate the movement over the lever. Whenever the gravitational torque is less, there is during below or above 90 degree angulation, there will be less muscular torque needed to generate the movement of the arm. ये यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है. यहाँ पे मेन चीज जो इस पिक्चर के अंदर दिखाई गई है वो ही सॉर्ट आउट करने वाली चीज है कि कहाँ से आपकी बॉडी के अंदर फोर्स जनरेट होकर नीचे की तरफ लगता है, कहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और किस लीवर के अंदर आपकी मूवमेंट हो रही है. इस मूवमेंट के अंदर ये परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ और वर्टिकल लाइन में ही फॉल करती है. तो जैसे ही आप घुटने को मोड़ने की कोशिश करेंगे, एक लाइन ऑफ ग्रेविटी जो आपके पैर को नीचे की तरफ खींच के लाने की कोशिश करेगी. ठीक है. अब नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज थेरेपी. एक्सरसाइज थेरेपी क्या चीज है, इसमें हम लोग जो देखेंगे वो मूवमेंट्स ऑफ मसल्स के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप की मसल्स है, पैरेलल है, क्या है, और उसके बाद में क्या क्या टाइप्स मसल्स आती हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करती हैं. ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, मसल्स की स्टडी करेंगे. तो अगर एक बार आप मसल्स को पहले से देख लेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. और उसके बाद में रेंज ऑफ मोशन जो है वो तो मुझे बतानी है, वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे. मतलब मैं वीडियोस शो करूंगी, उसमें आपको इजीली शो हो जाएगा कि कैसे आपकी मूवमेंट हो रही है और रेंज कितनी कितनी किस जॉइंट पर आ रही है.